नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच हैं शहर के जाने माने जनरल लेप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जन डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। नमस्कार डॉक्टर साहब। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव लगभग पिछले 15 सालों से जनरल सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रोक्टोलॉजी में इनका विशेष योगदान रहता है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे को जो एक बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं आजकल के जो खान पान को और लोगों के लाइफस्टाइल की हो गई है, वो हेमरॉइड्स या पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के बारे में। और ये क्यों होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए कारगर इलाज क्या है, ये हम डॉक्टर राजीव से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आज मैं बात करूंगा पहले जो हमारे मल द्वार की 3 प्रमुख बीमारियों का, जो है पाइल्स या हेमरॉइड्स, दूसरा फिस्टुला इन एनो जिसे भगंदर कहते हैं, और फिशर इन एनो जिसमें एक लैट्रिन का रास्ता चिढ़ जाता है। तो पहले तो मैं बता दूं ये तीनों बीमारियां होती क्या हैं। देखिए, हमारा जो मल द्वार होता है उसमें अंदर जो आर्टरीज होती हैं उसका एक प्लेक्सस होता है, जो कुशन जिसे कहते हैं। वो कुशन इसलिए होता है कि जब भी कभी हार्ड स्टूल आए तो जो प्रेशर म्यूकोसा या लेयर पे पड़ रहा है रेक्टम और एनस पर, तो या एनोरेक्टल जंक्शन पर, वो उतना प्रेशर ना पड़े और वहां पर अल्सर या घाव ना हो सके। पर जब किसी आदमी को बहुत लंबे समय तक कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है और वो बार बार जोर लगाता है, निरंतर जोर लगाता रहता है, तो उसका दबाव इन आर्टरीज पे पड़ता है, जिसकी वजह से ये आर्टरी फूलना चालू कर देती हैं। और ये फूलती हैं तो जब ये इसको कई ग्रेड में बांटा गया। ग्रेड 1 होता है जब ये फूलती हैं, इसमें ब्लीडिंग होती है पर अंदर ही रहती हैं। ग्रेड 2 ये फूल के बाहर निकलती हैं जोर लगाते समय, पर अपने आप अंदर चली जाती हैं। ग्रेड 3 में ये बाहर आती हैं पर इनको उंगली से अंदर करना पड़ता है। और ग्रेड 4 वो होता है जब ये बाहर आ जाती है, उंगली से भी अंदर नहीं होती है, बाहर ही रहती हैं, और इसमें फिर थ्रोम्बोसिस या खून का थक्का जम जाने के बहुत ही ज़्यादा इसमें चांसेस हो जाते हैं। तो हमको उस स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहिए, पहले ही हम इसका इलाज करा लेना चाहिए। पर ज़्यादातर आदमी हम देखते हैं कि चाहे वो शर्म के मारे या एक दूसरे को बताते नहीं है और डॉक्टर के पास भी जल्दी जाते नहीं है और ऐसे ही कुछ दवा लेकर के खाते रहते हैं। तो ये तो हो गया हेमरेज। दूसरा हो गया फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो का भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कारण ये है, बाकी तो और भी कई सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से फिस्टुला हो सकता है। और फिस्टुला में होता क्या है कि 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग लैट्रिन के रास्ते के अंदर होती है और एक ओपनिंग बाहर होती है। तो जो बाहर वाली ओपनिंग होती है उससे निरंतर कभी कभी पस आता है। कुछ दिन पस आए, फूलेगा, फूटेगा, पस आएगा, फिर ऐसे ये इलाज नहीं कराते तो ये सिर्फ चीज लंबी चलती रहती है। और जितना आप इसमें डिले करेंगे उतना ये ट्रैक अंदर लंबा होता रहेगा। तो ये होगा फिस्टुला इन एनो। तीसरा जो है वो है फिशर इन एनो। फिशर में क्या होता है, हमारे लैट्रिन के जो मल द्वार की ओपनिंग होती है उसके चारों तरफ से स्फिंक्टर होता है। इंटरनल स्फिंक्टर जो कि जस्ट उसके बाद होता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि उससे और थोड़ा पीछे होता है। तो जो ज्यादातर जो लोड होता है वो इंटरनल स्फिंक्टर पे पड़ता है, तो वो बहुत इरिटेट हो जाता है और वो बहुत सिकुड़ जाता है। और वो उस जब कभी हार्ड स्टूल आता है तो वो खुलता नहीं है प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो नीचे वाला हिस्सा है 6 o'clock या 12 o'clock में दबाव ज्यादा पड़ता है, वो चिर जाता है। इसी चिरने को हम फिशरी नैनो कहते हैं। हेमराइड्स के जो लक्षण होते हैं वो आपको पेन होगा, आपको ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग जब आप लैट्रिन करने जाते हैं और उस पर बूंदे, लाल खून की बूंदे टपकती हैं पॉट में, तो ये तो हेमरॉइड्स या पाइल्स का जो प्रेजेंटेशन है। फिस्टुला में इसी तरह से आपका ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें पस जो है आपको छोटे छोटे अमाउंट का पस जो आपको निरंतर आता रहता है। ये फिस्टुला नैनो और फिशर नैनो में आपको लैट्रिन करते समय बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि वो रास्ता चिरा हुआ है, रॉ है। उसमें से जब भी मल होकर टकरा के निकलेगा तो फिर वो बहुत ज्यादा दर्द करता है। तो ये है 3 बीमारियां, और ये 3 बीमारियों के लक्षण मैंने आपको ये बताए हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आप हमको बताएंगे ये जो 3 बीमारियां हैं, जो हेमरॉइड्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि आखिर ये बीमारी होती क्या है। देखिए, ये तीनों बीमारी का जो मेन कारण है वो है आपके बॉल हैबिट्स का ठीक ना होना, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना। अगर आपको कब्ज रहेगा तो ये तीनों बीमारियां रहेंगी। कुछ लोगों में ये सोचते हैं कि अगर हम इन 3 बीमारियों का इलाज करा लें तो हमारा कब्ज ठीक हो जाएगा। तो ये उनकी गलत फहमी है। कब्ज ठीक नहीं होता है।
एक्चुअली ये कब्ज़ की वजह से होता है और अगर आप ऑपरेशन के बाद भी अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो ये बीमारी का रिकरेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आप जो फूड ले रहे हैं, उसमें अधिक लिक्विड की मात्रा होनी चाहिए, फाइब्रस फूड, जैसे कि आप सलाद वगैरह ज़्यादा ऐड करें, या तो जो आटा जो यूज़ करते हैं उसमें से जो भूसी होती है, चोकर होता है, उसको ना निकालें, तो फाइबर की तरह का काम करता है। रोज़ दिन में 1 घंटा ज़रूर दीजिए किसी एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, स्विमिंग के लिए, साइक्लिंग के लिए, जिम जाइए, तो 1 घंटा अपने बॉडी को ज़रूर दीजिए। और जो चीज़ें शरीर को नुकसान करती हैं, टोबैको हो गया, स्मोकिंग हो गई, इससे अपने आप को दूर रखना है, अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी ना हो। तो ज़्यादातर ये बीमारी के जो लक्षण होता है, वो आपके जो बाउल हैबिट्स होती हैं, जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं वो जैसे कि सही टाइम पे उनको मोशन लगी है, वो जाते नहीं है, रोक के रखते हैं, बाद में स्ट्रेनिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उससे ये जो है बीमारी होने के ज़्यादातर इसमें चांसेस रहते हैं। तो अगर आप लाइफस्टाइल अपनी सही रखेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगी, और है भी तो बढ़ेगी नहीं, और बढ़ी भी है तो ये धीरे धीरे रिवर्स हो सकती है। और जैसे हेमराइड्स को ले लें तो फर्स्ट सेकंड सेकंड डिग्री वाला ही रिवर्स होगा, एक बार थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री हो जाता है तो उसका रिवर्सल के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं, तो आपको सर्जरी ही उसमें करानी पड़ती है। बहुत खूब कहा डॉक्टर साहब आपने। तो अगर हम आज की बात करें, तो इसका जो सबसे कारगर इलाज है हेमरॉइड्स का, या तो फिर फिशर का या फिस्टुला का, और एक और चीज बीमारी है जो कॉमन है, वो है पाइलोनेड्रल साइनस। तो इसमें क्या बहुत ही अच्छा कारगर इलाज है जो कि आप पेशेंट को अपने रिकमेंड करेंगे। अब अगर हम बात करें इन बीमारियों के इलाज की, तो हम पहले हेमोराइड्स की बात करते हैं। देखिए, जो पहले से जो प्रोसीजर हैं जो चले आ रहे थे, अब उसमें जो कॉमन प्रोसीजर है उसमें एक है बैंडिंग, जिसमें जैसे ये हेमराइड्स है, अगर मान लीजिए बल्क है, तो इसके पीछे जाकर के हम रबड़ बैंड आती है वो टाइट बांध देते हैं, और जिससे कि आगे की सप्लाई रुक जाती है और ये चीज़ सूख जाती है। इसे कहते हैं बैंडिंग। दूसरा जो है प्रोसेस है, वो है स्क्लेरोथेरेपी। हम हेमोराइड्स की जो जड़ है वहाँ पर हम स्क्लेरोजाइजिंग एजेंट देते हैं, जैसे पैलियोडोकोनॉल, और इससे पहले हम फिनॉल इन आमंड देते थे। तो फिर वो हम उसकी जड़ में दे देते हैं। अच्छे से देना चाहिए, इसको सही लोकेशन पे देना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर आपने ज़्यादा डोज दे दी या गलत लोकेशन पे दी, तो फिर ये वहाँ पे अल्सर या घाव बड़ा बना सकता है। इसलिए जब भी ये अगर स्क्लेरोथेरेपी के लिए आप जा रहे हैं, तो आप किसी अच्छे रिनाउंड सेंटर में जाइए, क्योंकि आजकल ये जो बीमारी जो है हेमरॉइड्स, इसका जगह-जगह पर गली-गली में क्वैक्स जो हैं वो भी इसका इलाज करना शुरू कर दिए हैं। तो आप कभी भी भूल करके इन क्वैक्स में ना जाइए, थोड़ा पैसा पैसा बचाने के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो आप किसी एस्टेब्लिश सेंटर में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा करके आप कराइए, या तो जिन सेंटरों में लेज़र की सुविधा है वहाँ आप जाइए। तो ये हो गया, बेंडिंग हो गया, स्क्लेरोथेरेपी हो गया। कुछ बीच में क्रायोथेरेपी, जिसमें कोल्ड जो है, कि एक्सट्रीम कोल्ड जो है लिक्विड, वो हम उसमें इंजेक्ट करते थे, और जिससे कि वो चीज़ जो है वो नेक्रोस होकर सूख करके गिर जाती थी। और जो कॉमन है वो है ओपन हेमराइडेक्टमी। तो मिलिगन एंड मॉर्गन प्रोसीजर से हम लोग करते हैं, जिसमें हम हेमराइड्स को बिल्कुल आखिरी तक, जहाँ से आर्टरी अराइज होती है वहाँ तक उसको हम जा करके वहाँ पे हम अच्छे से उसको लाइगेट करके और हेमराइडल एलिमेंट को हम काट देते हैं। तो ओपन हेमराइडेक्टमी में दिक्कत ये क्या रहती थी, उसमें पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक पेन रहता था, और कुछ लोगों में ब्लीडिंग भी होती थी, और उसको रिकवरी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। आजकल जो सबसे कारगर प्रोसीजर जो आ गया है, वो है लेज़र हेमराइडोप्लास्टी, या लेज़र हेमराइडोप्लेक्सी। ये जो है, हम इसमें लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो लेज़र की मशीन आती है, और हम क्या करते हैं, बाकी प्रोसीजर एनेस्थीसिया दे करके उस पेशेंट को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ले करके, बाद में हम ये जो हेमोराइडल का जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो लेज़र की जो टिप है, वो हम उसमें इंसर्ट करते हैं, और फिर हम लेज़र देते हैं इसमें, या एनर्जी देते हैं, जो कि फोटो एब्लेशन, फोटो वेपोराइजेशन, और ये सब चीज़ें होती हैं, जिससे कि वो अंदर पूरे एनर्जी अंदर से अंदर जो है आर्टरी जो होती है उसको सुखा देती है। हम एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, हम 80 जूल से 100 जूल्स के बीच में देते हैं, और उसके बाद इसको सूखने में 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। तो आपने जो हम अगर हेमराइड की सर्जरी की है, तो उसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय आपको उसमें देना पड़ता है, कि आप उसको जो है उसकी जो रिकवरी हो सके। इसमें जो है कि ये पेनलेस होता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है,
और दूसरा जो है आप अर्ली टू वर्क आप ये जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, हेमरॉइड्स के लिए आजकल होता है, तो ज़्यादातर लोग इसी को प्रेफ़र करते हैं, हेमरॉइड्स के माध्यम से इसको ट्रीट करना। तो जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे कुछ-कुछ एडवांसमेंट उसमें हो रहा है, तो आजकल जो लेज़र है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर किसी को जाना चाहिए, तो इस सर्जरी के लिए जाना चाहिए। पर इसकी लिमिटेशंस हैं, आप इसको 3rd एक्सट्रीम या 4th डिग्री पर ये बहुत ज़्यादा असर नहीं करती है, पर हम लोग कुछ गार्डेड केसेस में हम उसमें भी इस्तेमाल करते हैं और हमको उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिस्टुला इन एनो की। फिस्टुला इन एनो में भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं। इसमें आपका कोरिंग है, वाफ्ट है और फिस्टुलेक्टमी है। ये सब प्रोसीजर है, लेज़र है, तो लेज़र भी इसमें कारगर है, पर इसमें फिस्टुला में हमेशा रिकरेंस के लिए रेट बहुत ज़्यादा होते हैं और बेस्ट प्रोसीजर जो मेरे को लगता है इसमें लेज़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे इसमें सक्सेसफुल नहीं लगता है। तो एक कोरिंग मेथड से पूरा जो ट्रैक बाहर निकाल देना, लिफ्ट प्रोसीजर और भी कई सारे प्रोसीजर हैं, पर वो ट्रैक बाहर निकालना मुझे सबसे अच्छा लगता है कि उसमें बाहर एक छोटी सी ओपनिंग रहती है, उसी ओपनिंग से पूरा फिस्टुला के आसपास कोरिंग करते पूरा ट्रैक निकालने की कोशिश करते हैं। बाद में जो इंटरनल ओपनिंग है उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो मेथड है इससे इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं। तीसरा जो है फिशर इन एनो, जहाँ पे चिढ़ जाता है, उस फिशर इन एनो क्या होता है, जो आपका स्फिंक्टर होता है उतना टाइट हो जाता है कि वो एक लिमिट के आगे खुलता नहीं है, जिसकी वजह से ये चिढ़ जाता है। तो हम 3 o'clock पोजीशन में ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है वहाँ पे एक 2/3 लेवल पे लेयर पे उसको हम चीरा देते हैं, जिससे कि जब स्टूल पास होता है तो ये अपने स्पेस से थोड़ा ज़्यादा खुलता है और हार्ड स्टूल भी निकल जाता है, तो फिर फिशर को भरने का पूरा समय मिल जाता है। तो ये हो गया कि जो फिशर का इलाज, तो ये 3 बीमारियों का इलाज है। तो हम फिशर का जो ट्रीटमेंट है वो लेज़र से भी करते हैं, ओपन से भी करते हैं, ओपन मेथड से करते हैं, क्लोज़ मेथड से करते हैं। तो जैसे फिस्टुला इन एनो के बारे में बताया, ये भी आपका ये ओपन मेथड हो गया। बाकी जो लेज़र है, लेज़र से भी हम पूरा अंदर तक जा करके एरिया को साफ करके लेज़र टिप डाल करके अंदर विड्रॉ करते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं, जिससे कि वो पूरा एरिया जो है वो इस नेक्रोस होकर के मतलब सूख जाता है पूरा ट्रैक। पर उसमें वही है, कहीं स्किप लीजन्स होते हैं, छूट जाता है कहीं कहीं पर, तो उसमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़र फिस्टुला में प्रेफर नहीं करता हूँ। तो हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें डॉक्टर राजीव से मालूम चली इस बीमारी के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने खान-पान को और अपने लाइफ़स्टाइल को इस तरह से रखें, ये बीमारी आपको हो ना, और अगर हो जाती है तो कैसा उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है और जल्दी से जल्दी इन बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों को बताई। जी, जी, नमस्कार। मुझे भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जो मैंने इस बीमारी पे प्रकाश डाला है, वो कुछ लोगों को चेताएगी और सही ट्रीटमेंट का डायरेक्शन उनको देगी और वो समय रहते अच्छे से अपना इलाज करा करके पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। तो मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।